मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान दिल्ली चलो के लिए क्यों अड़े। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। हमारे अन्नदाता यानी किसानों की हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कम लागत और बेहतर मुनाफा का जो सपना किसान अरसे से देखते रहे हैं, क्या वो सपना नए कृषि कानून से पूरा हो पाएगा? इस पर बात आगे बढ़ती कि नए कानून के खिलाफ पंजाब, कुछ हद तक हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात आज तनावपूर्ण होते होते दिखे। टिकरी बॉर्डर पर पत्थरबाजी की नौबत तक आ गई। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर पर भी असर पड़ा। हालात बिगड़ते देख किसानों को बुराड़ी तक आने की इजाजत दे दी गई। संत निरंकारी मैदान में किसानों का जमावड़ा लगने लगा है और इसी के साथ तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां भी लामबंद है। जबकि केंद्र सरकार ने किसान से एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है। किसानों से धैर्य रखने की अपील की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि किसानों को कानून के नाम पर क्या कोई गुमराह कर रहा है? क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या वाकई किसानों का दर्द जायज है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या किसानों को भड़काया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थों के लिए? यह बड़ा सवाल है। इस पर आप हाँ या ना में हमें जवाब दे सकते हैं शो के दौरान, और आप ये जवाब आप हमें हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे मोबाइल ऐप के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर आ सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई आपकी राय है, सुझाव है या आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा मैसेज बनाइए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। देश के बहस इकलौता ऐसा शो है जो सीधे अपने दर्शकों को अपने ड्राइंग रूम से जोड़ता है और देश की बहस में शामिल करता है। हमारा नंबर है 9711002266। ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इन कानूनों पर सरकार का क्या पक्ष है और किसानों का क्या तर्क है, किसानों का क्या डर है और सरकार ने किस कारण से 3 कृषि कानूनों को पास किया है। ग्राफिक के जरिए हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संग्राम क्या है। संग्राम क्या है दिखाइए ग्राफिक में। कृषि कानून पर संग्राम क्या है? ये गलत ग्राफिक है, आप इसको ठीक करिए। कृषि कानून का सियासी संग्राम, ये गलत ग्राफिक है, इसको ठीक करिए कृपया। ये नौबत ना है, इसको आप ध्यान रखिए। कुछ तस्वीरें हम देखते हैं कि किस तरह से आज टकराव की नौबत आ गई। हम वो ग्राफिक चाहते हैं जिसमें किसान क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है, ये हम देखना चाहते हैं। किसानों का डर है कि नए कानून के बाद एमएसपी और मंडी पर सीधा असर पड़ेगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, बड़े कॉर्पोरेट घरानों का फायदा होगा। जबकि सरकार का कहना है किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे, किसानों पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि मंडी टैक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए सरकार कमाती है। बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ेगी, किसानों का ये डर है। जबकि कानून ये कहता है और सरकार ये कहती है कि चाहे दामों पर किसान कर सकेंगे अपना जो है उपज, उसका सौदा। तो ये आप दोनों पक्ष देख सकते हैं, किसानों का डर क्या है और कानून के अंदर क्या क्या है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों का फायदा, किसान अपनी उपज कहीं भी बेच पाएंगे, सरकार ये कहती है। किसानों पर बोझ बढ़ेगा, जबकि सरकार का कहना है कि मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा और किसानों पर बोझ कम हो जाएगा, बाजार के हवाले चला जाएगा किसान। सरकार का कहना है आड़ती है और बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। बाहरी कंपनियों की बढ़ेगी मनमानी, सरकार का कहना है इससे तो आप चाहे दाम पर बेच सकेंगे। छोटे किसानों का नुकसानदेह है, जबकि उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसान अपने लिए बड़ी सीमा तैयार कर सकते हैं। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त कृष्णबीर चौधरी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, एक्स चेयरमैन है स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन शुगरकेन डेवलपमेंट काउंसिल यानी GOI के। मेरे साथ हरवीर सिंह साहब है, एडिटर इन चीफ है हिंदुस्तान के और साथ ही साथ हिंद का किसान के, और साथ ही साथ बहुत जाने माने पत्रकार हैं और उनसे बेहतर कृषि की नब्ज कोई नहीं समझता। वीरपाल चौधरी जी हैं, जाने माने किसान नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नरेश सिरोही जुड़े हुए हैं, वो भी एक किसान नेता हैं, आगरा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जसकरण सिंह कहन
ये साहब प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के जसकरण सिंह जी भी बहुत पढ़े लिखे किसान हैं और समझते हैं कि वाकई मामले में दिक्कत कहां है। दो लोग और मेरे साथ जुड़ेंगे, वीरेंद्र सिंह मस्त जुड़ेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सिंह साहब, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा आपसे। किसानों का सिर्फ एक कहना है, किसानों का यह कहना है कि आप इस बिल के अंदर, आरपी सिंह साहब मैं आपका ध्यान चाहूंगा, वीरेंद्र सिंह मस्त जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसानों का सिर्फ एक कहना है, उनका कहना यह है कि आप इन तीन एक कानूनों में से किसी एक में यह कह दीजिए कि हमारी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या उसके पास ये अधिकार नहीं होगा। सरकार को यह लिखकर देने में क्या दिक्कत है कि खरीद एमएसपी पर होगी? अगर आप लिख के दे दें, यह आंदोलन होता ही नहीं। देखिए, एमएसपी से नीचे कभी खरीद होगी ही नहीं। एमएसपी के नीचे जब खरीद करते हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उस पर किसान आपत्ति करता है तो वो भी कानून के दायरे में आते हैं। कोई किसान आपत्ति करेगा तो कोई भी कंपनी खरीदेगी, वो कानून के दायरे में होगा। दूसरी बात है, अगर इसके लिए आंदोलन किसान कर रहे हैं, दरअसल इस समय तो रबी की खेती के बुआई के समय किसानों के आंदोलन का समय नहीं। मैं किसान हूं, पहले इसके बाद बीजेपी के सांसद, लेकिन किसानों में एक पंजाब के किसानों में खास तौर से एक गुमराह की संदेश पहुंचाए गए हैं कि किसानों के, कोई कहता है एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे। आप बताइए कि जब हमने मंडी कानून नहीं बदला है, हमने ये कानून बनाया है कि किसान कहीं भी जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं जहां लाभकारी कीमत मिले। जिनका मंडी पर कब्जा है, जो मंडी पर किसानों को अपनी शर्त पर कम कीमत पर उनकी उपज खरीदते थे, वही लोग आंदोलन कर रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम उनसे संवाद करना चाहते हैं, हमारी सरकार संवाद करना चाहती है। एमएसपी को बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पहली सरकार है, मैं 1991 से दीपक जी संसद में हूं, मैं कह सकता हूं पहली सरकार है जो किसानों के समृद्धि के लिए इतना काम किया। 6000 सालाना जब हर किसान के खाते में जाता है, मैं किसान हूं, आषाढ़ में और कार्तिक में जो कठिनाई में किसान रहते हैं, उनकी वो पैसे प्राप्त करने के बाद कितना खुशहाल होते हैं मैं जान सकता हूं। 60 वर्ष के बाद किसानों को पेंशन देने की योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। महिलाओं के खाते में 500 रुपया सीधे जाते हैं जो खेती में किसानों के काम के लिए उसमें भागीदारी करती। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हैं लोग। हमारे इलाके में तो कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत पहले से है। वो किसान जिसके पास जमीन बहुत है, बहुत कम खेती करते हैं, जिनके ठीक है मस्त जी, मैंने आपकी सब बात मानी, मैंने आपके सब आर्ग्यूमेंट माने, मैं मानता हूं कि किसानों के लिए काम हुआ है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन कानूनों में ये भी जुड़ जाए कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, बात खत्म। इससे ज्यादा और इससे कम वो कुछ नहीं मांग रहे। ये करने में सरकार को दिक्कत क्या है? जब सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगी, और एमएसपी एक प्रथा है जो चली आ रही है, और सरकार को भी जो फूड ग्रेन्स खरीदने होते हैं वो एमएसपी पे ही खरीदे जाते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी कहती है कि मैं एमएसपी से कम पैसा दूंगा, 100 रुपए कम, 200 रुपए कम, 500 रुपए कम, उसके बाद तो किसान कहां जाएगा? क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। वो तो ये कह रहे हैं लिख कर दे दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। आपको लिख कर देने में क्या दिक्कत है? ये वादा लिख कर करने में क्या दिक्कत है? मैं अभी उत्तर देता हूं कि आज भी वो कानून है। अगर वो दूसरे तरह के दूसरे तस्वीर में या दूसरे शेप में कानून चाहते हैं तो उसके लिए संवाद करने के लिए कृषि मंत्री बुलाए हैं। आज भी कानून है कि कोई ये कहता है कि हमारे शर्त पर एमएसपी के नीचे बेचो तो उसको कानून के दायरे में आ सकता है। आज भी कानून बना है एमएसपी में, ये बात है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई चाहते हैं तो उसके लिए सरकार से बात करने में हर्ज क्या है? लेकिन इसमें मैं उन लोगों से बहुत विनम्रता से निवेदन और प्रार्थना करता हूं किसान होने के नाते कि किसानों के समृद्धि के सवाल पर किसी तरह की राजनीति न करें। किसान इस देश के आर्थिक समृद्धि बढ़ाने वाला समाज है
और किसान ने इस कोरोना के महामारी में ये बता दिया कि सारे चीज के उत्पादन बंद हो सकते हैं, लेकिन कृषि का ही उत्पादन महामारी में भी बढ़ सकता है, और किसानों ने अपने श्रम के आधार पर इस बात को बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह मस्त जी, आप जुड़े और आपने एक फार्मर के तौर पर अपना पर्सपेक्टिव हमारे पास रखा। मुझे पता है आप सांसद बाद में हैं और एक कृषक पहले हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, खत्म करिए अपनी बात। जी, मैं ये कह रहा हूं कि संवाद हो। अगर इस तरह के आंदोलन में बातचीत नहीं होगी तो बातचीत के लिए किसान के हर समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। मैं एक किसान होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह मस्त जी। सीधे मैं आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे भी वही होगा। किसान तो यही कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी इन 3 कानून में से किसी एक में दिलवा दीजिए। आपने गारंटी दिलवाई, यह विवाद खत्म। तो सरकार को कानून में लिख के देने में क्या है, जबकि सरकार खुद कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। सीधा सवाल है मेरा, बाकी किसी चीज पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं है उनको। दीपक, दो विषय अभी मस्त जी ने बताया आपको कि अभी भी प्रावधान है, अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदे किसान शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये संविधान का हिस्सा नहीं हो सकता ये हाँ, आप मंडी एक्ट करे, अपना स्टेट करे, कुछ करे, उस पर कोई रोक नहीं है। आज भी पंजाब क्यों नहीं उठा रहा बाकी सारा फसलें जो बाकी उपज होती है, क्यों नहीं उठाता वहाँ पे एमएसपी पे? नहीं उठाते ना, वो सिर्फ गेहूँ और उसकी चावल की चिंता करते हैं। असली इशू ये है, और जो मस्त जी ने कहा मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बातचीत के रास्ते खोले हैं, बातचीत करिए ना। 3 तारीख को बुलाया, आते 3 तारीख को, 21 को बुलाया था, उनका कुछ कारण रहा होगा। उन्होंने कहा नहीं हम 21 को नहीं आ सकते, दोबारा टाइम दे दिया गया, 3 को दे दिया गया। नहीं, अभी 3 के बीच में फिर हमें आंदोलन करना है। जब एक बातचीत का रास्ता खोला है, 3 तारीख का समय दे दिया। हम तो कह रहे हैं किसान दिल्ली में आए, इनका स्वागत है, बातचीत करें, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। कोई ये नहीं कि लाइन लाल का रास्ता निकलेगा, जहाँ ये नहीं कि वहाँ पर कोई इस प्रकार की ऐसा मामला हो जाए जिससे कल देश में कोई गड़बड़ हो जाए, शरारत हो जाए, वहां पे हम उसको बचाना चाहते हैं। और ये कोरोना का समय है, अपने नुमाइंदे भेजें, बातचीत करें। इनकी 29 या 31 यूनियन है, वो आए, सबके सब यूनियन आए, बातचीत का सिलसिला जारी रखें। ठीक है जसकरण सिंह जी, जब 3 तारीख को आपको बैठक के लिए बुलाया था आपकी संघर्ष समिति को, तो उससे पहले इस आंदोलन की जरूरत क्या थी? 3 को आप बातचीत कर लेते, सरकार अगर ना कहती आप आंदोलन कर लेते। मैं मानता हूं पहले दौर की बातचीत असफल हो चुकी है, पर दूसरे दौर की बातचीत भी तो हो सकती थी। आरसी भाई को जा, पहले ये सोचो, पहले तो जो 3 कानून काले कानून बनाए हैं वो किसान कहते हैं इसको रद्द कर दिए जाए, क्योंकि ये कानून की किसान को तो ज़रूरत है ही नहीं है। जब किसान को ज़रूरत ही नहीं है, ये मोदी साहब ने ये कानून बनाए क्यों? पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि 3 तारीख को आपको बुलाया गया है, वो 3 तारीख तो जब किसानों ने संघर्ष किया है वो प्रेशर से किया है कि हम आपको बुलाते हैं। पहले बुलाया दफ़ा बिना झंडे से बुलाया, वापस किसानों को मोड़ दिया। फिर किसानों को बुलाया, इंडिया के उनको एक बैग दे दिए और खाना खिला दिए, उसको वापस मोड़ दिया। हम तो ये कहते हैं एजेंडा एक ही है, ना तो तरमीम का मामला है ना को उसमें शोध का मामला है। हम चाहते हैं कि तीनों कानून हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं, उसको रद्द कर दीजिए। तो जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जो 2004 में दिसंबर में टेबल में आई है, उस वक्त भी किसानों ने पूरी इंडिया में आंदोलन किया था, सड़कें बंद सी, सभी सी। ये स्वामीनाथन कमीशन बना और उसमें वो सारी रिपोर्टें इकट्ठी की, उसको तो लागू क्या करना। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को तो कत्ल कर दिया और 3 काले कानून लागू कर दिए। बड़ा पॉइंट आपने बात कही है कि आपकी मांग अब है कि कानूनों को रद्द किया जाए। जसकरण सिंह जी, छोटी-छोटी बात रखते हैं, सबको मौका मिलेगा। राजपूत जी भी बैठे हुए हैं, कृष्णवीर चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या आपको लगता है ये तीनों वाकई काले कानून है और इनको रद्द किया जाना चाहिए, जो मांग जसकरण जी कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, हकीकत ये है कि जिस तरह से
एमएसपी सिर्फ 8% किसानों को मिलती है। 92% किसान तो बाजार के आड़तियों के हवाले थे और आड़ती पूरी तरह से किसानों का शोषण करते हैं। ये सारे हमारे किसान भाइयों को पूरे देश में पता है कि आड़तियों ने आज तक किसानों को शोषण किया। इतने लंबे समय से बराबर 20 साल से ज़्यादा से तो कितने संगठन हम लोग सब मांग कर रहे थे कि बाजार खोला जाए, बाजार ना खोलने से किसानों का शोषण होता है। ये सच्चाई है। अब मैं आता हूँ पंजाब के आंदोलन की बात जो है, मेरा ये कहना है कि बाजार अगर खुला है, आपको मंडी में ही माल बेचना है। पंजाब का 98% गेहूं और धान केंद्रीय पूल की योजना में जो खरीदी होती है और जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो बाध्यता है सरकार की। एमएसपी पे सरकार बराबर खरीद रही है, तो पंजाब का तो वैसे ही खरीदा जा रहा है। पंजाब को आपत्ति क्या है? ये पूरा जो राजनीतिक एजेंडा वहां के सरकार और पार्टियों ने खड़ा किया है, किसानों को गुमराह कर दिया गया है। ये दो रास्ते खोल दिए गए हैं, एक वो रास्ता जो पुराना था, एक नया रास्ता है। अगर किसी चीज के, हर आदमी जानता है, अगर किसी चीज के 4 ग्राहक होंगे तो उसमें उत्पादन करने वाले को ज्यादा अच्छा दाम मिलने के वो रहेगा। तो इसमें दिक्कत कहां हो गई? मंडी बंद नहीं हो रही। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कहा किसने मंडी बंद हो रही है? आपको कहा किसने है कि एमएसपी बंद हो रही है? आपकी खरीद बराबर है, एमएसपी बराबर है, एपीएमसी में कुछ नहीं है। और जहां तक एपीएमसी के टैक्स का सवाल है, वो प्रदेश सरकारों का विषय है, केंद्र का नहीं है। ठीक है, मैं सीधे आप ही के सवाल को लेकर नरेश सुरोही जी के पास चलता हूं, फिर मैं हरवीर सिंह के पास जाऊंगा। सबसे पहले छोटा छोटा रखते हैं सर, सभी आर्गुमेंट कर पाएंगे। छोटा छोटा रखते हैं वीरपाल जी, कृष्णवीर जी, छोटा छोटा रखते हैं, सभी लोग सुन पाएंगे। लेकिन कृष्णवीर जी, मेरे पास बहुत वक्त है, छोटी छोटी बात रखिए। आपने टू द पॉइंट बात कही, सीधा जवाब लेता हूं नरेश सुरोही जी से। नरेश सुरोही जी, मंडी बंद नहीं हो रही है, आपको कहीं और बेचने का ऑप्शन मिल रहा है, बाजार खुल रहा है, और साथ ही साथ आप जो है आप एमएसपी पर भी बेच सकते हैं। तो पंजाब के किसानों को खास तौर पर दिक्कत क्या है? आप जैसे किसानों को क्या दिक्कत है? दीपक जी, बहुत लंबे समय से, जब से उदारीकरण का दौर चला 90 के बाद से, सारे कानूनों में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो अभी 3 कानून आए हैं वो सरकार ने अपने ढंग से ठीक किए हैं। अगर सरकार के साथ साथ किसानों को भी हम भरोसे में रख लें थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक दलों का काम है कि वो राजनीति करे, किसान का पक्ष, उनका अपना स्वार्थ है बाकी राजनीतिक दलों का। लेकिन इसमें थोड़ा सुधार, जैसे किसानों ने कहा है, उस ढंग से होंगे तो ये कानून किसान के हित में होंगे और अच्छे होंगे। ये लंबे समय से मांग थी किसानों की कि बाजार खोले जाएं। हमारे जो माल की आवाजाही है वो सरकार ने की है, वो बहुत बेहतर किया है। सीधे वीरपाल जी के पास चलता हूं। वीरपाल जी, आप भी मानते हैं जसकरण जी की तरह कि तीनों कानून को रद्द कर दिया जाए, या आपकी मांग कुछ और है? क्योंकि यहाँ पर किसान समाज के अलग अलग प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सबकी अपनी एक एक मांग है। वीरपाल जी क्या चाहते हैं? देखिए दीपक जी, कानून रद्द करने की बात नहीं है, कानून में संशोधन की बात है। कानून में कुछ चीज जो है किसानों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, जो किसानों का जो है बहुत अच्छा फायदा भी करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो डर है, अभी कृष्णवीर चौधरी जी कह रहे थे कि मंडी बराबर रहेंगी। मंडियों की अभी तक ही कमी थी, मंडी है ही नहीं। मंडी की जो व्यवस्था है बहुत लचर व्यवस्था है। उसके साथ साथ जो है बाहर खुले में खोल दिया गया। जब खुले में खुल गया तो मंडी तो अपने आप खत्म हो गई। मंडी बचेगी कहाँ? मंडी में जाएगा क्यों आदमी? जहां तक बात है कि चार ग्राहक और खड़े हो जाएंगे, तो ये मैं कहता हूं कि बिचौलियों का एक रूप बदल गया है, केवल इसको डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस प्रकार से किसानों के लिए बननी चाहिए थी, वो फसल के ऊपर कहीं गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसी एक क्षेत्र में एक ही फसल बो रही है। 70 साल से देश आजाद हो गया है, एक क्षेत्र में एक ही फसल है, उस पर माफिया भी पनपता है और बाजार ऑटोमेटिक जो है सस्ता रहेगा, किसान की ऑटोमेटिक लूट होगी। रेगुलेटरी की जरूरत थी कि किसान को वहां पर पाबंदी लगाई जाए कि इससे ज्यादा फसल नहीं बो सकता। क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट ये चीज? दूसरा, जहां तक सवाल है कि किसान के लिए बाजार खुल जाएगा, किसान जो है 50 किलोमीटर से दूर कैसे सामान को लेकर जाएगा, कैसे अपनी फसल को उपज को ले जाके बेचेगा?
वो बेच ही नहीं सकता, उसका किराया इतना लग जाएगा कि वहां तक फसल ले जाने की स्थिति में है ही नहीं। और अगर ले भी गया तो उसकी हालत जो है, जैसे सीहोर में मध्य प्रदेश में टमाटर की हालत होती है कि वहां टमाटर किसान ज्यादा बो देता है। सर सीहोर में टमाटर नहीं होते हैं, तो उसको सर सीहोर में टमाटर नहीं होते हैं जी, सीहोर में टमाटर नहीं होते हैं, सीहोर में गेहूं होता है। टमाटर होता है दीपक जी, सर गेहूं होता है, सर गेहूं होता है, मान लीजिए मेरी बात, और उसका ऐड भी आता है बकायदा। सीहोर में टमाटर नहीं होता है। हरवीर सिंह जी मैं आपको लाना चाहूंगा, चार लोग, चार अलग अलग राय, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानेंगे, क्या इन कानूनों को रद्द होना चाहिए या कानून पे संशोधन होना चाहिए? फिर मैं राजपूत जी के पास जाऊंगा। दीपक जी बहुत अच्छा किया आपने कि मुझसे पहले इन सब लोगों को बुलवाया, इट्स नाइस। देखिए मैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी की बात से शुरू करता हूं। ये पहले भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल, और अभी सांसद भी हैं, बिल्कुल। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं, मैं अभी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के कस्बे में बैठा हूं, नकुड़ में। यहां से जो हरियाणा का बॉर्डर है वो ज्यादा नहीं है, 15-20 किलोमीटर है। तो मैंने आज यहाँ लोगों से पूछा, आप हरियाणा में क्यों धान बेचने जाते हो? आप बोले कि यहाँ दाम ही नहीं मिलता। एक सेंटर लगा यहाँ पे 1200-1300 रुपए बिक रहा है, वहां 1888 बिक रहा है, इसलिए जाते हैं। जो अपना घर नहीं संवार सका, आप मुझे बताइए किसान मोर्चा के कितने लोगों ने जाके सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप हालत सुधारिए। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाला राज्य है, सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। यहां का रिकॉर्ड देखिए, 29 गांव पे एक परचेज सेंटर है, पंजाब में 2 गांव पे एक परचेज सेंटर है, तेलंगाना में 7 गांव पे एक परचेज सेंटर है। आप पूछिए इनसे, आप मंडी तो जैसे मुझसे पहले कभी बोल रहे थे सज्जन, वो ठीक कह रहे थे, आप तो पहले से ही व्यवस्था को ध्वस्त किए बैठे हो। और जब जहां किसान को मिल रहा है उसको डर लग रहा है मेरा ये भरोसा टूट जाएगा। असली प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट डेफिसिट। जिस तरीके से कानून लाए गए, कोई कंसल्टेशन नहीं। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने, रमेश चंद जी हमारे मित्र जो नीति आयोग में किसान उसके सदस्य हैं एग्रीकल्चर के, कुछ और लोग जो है पीएमओ में, उन सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया और कानून बन के आ गए 4 लोगों से कंसल्ट करके। अरे भाई इतना बड़ा कानून ला रहे हो, देश की 70% आबादी को प्रभावित करेगा, आपको ओपन डिस्कशन में लाना चाहिए। आप भी जानते हैं, जो जर्नलिस्ट हम भी जानते हैं, जब कोई कानून बनता है उसको पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है। कंपनी एक्ट बनने में 10 साल लगे थे। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप राय ले लीजिएगा, और जो सबको सहमत हो, फिर जिस तरीके से संसद में कानून पास हुए उसको लेकर के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनके ऊपर भी आक्षेप आए। जिस हड़बड़ी में हुए, क्या दिक्कत थी, पार्लियामेंट्री कंसल्ट आ जाती। और जून में कोरोना के बीच अरे क्या हो गया कानून आके, कुछ नहीं हुआ है। और अच्छा ये हुआ कि सरकार दबाव में और खूब प्रोक्योरमेंट कर रही है हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में जो वहां का उत्पादन है उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि यूपी से लद के ट्रक जा रहे हैं पंजाब में। तो सवाल है कि आप किसी का भरोसा अगर तोड़ेंगे वो नाराज होगा। अगर आप ठीक है, बड़ी बात आपने कही, तो ट्रस्ट डेफिसिट और सिस्टम का अभाव। हरवीर सिंह जी मैं फिर आऊंगा, मुझे राजपूत जी के पास चलना है। राजपूत जी, इसमें सबसे बड़ा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगा रही है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसीलिए सिर्फ पंजाब के किसान दिखाई दे रहे हैं और थोड़े किसान हरियाणा के दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे पूरी कांग्रेस की राजनीति है, जो खुद चाहती थी कि कानूनों में ऐसा ही संशोधन हो जो उसके मैनिफेस्टो का पार्ट था। संशोधन हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट था, और ना ही कभी, अगर जिन लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा उन लोगों के लिए मैं बता दूं, हमने तो फार्म मार्केट की बात की थी। और जो अभी हमारे मित्र जो नकुड़ में बैठे उन्होंने कहा कि 2 गांवों में एक सेंटर है, हमने तो फार्म मार्केट की बात की थी। इस समय 20-25 गांवों के बाद एक मंडी आती है, तो 2 गांवों में हम फार्म मार्केट कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, हम कैसे भरमा सकते हैं इतने अपने अन्नदाता को जो जमीन से क्या नाम फसल निकालता है। सुरेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा अपने आप को, उसको हम भरमा सकते जो हैं। मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं ना, आपका वर्बेटम मैनिफेस्टो यहां चल रहा है, तो प्लीज आप शब्द बोलें तो ये तय कर लें कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। आपने कहा मेरे मैनिफेस्टो में था ही नहीं, आपका मैनिफेस्टो यहां चल रहा है, आप कंक्लूड करिए। आप बिल्कुल पूरी तरीके से सच बोल। 1 मिनट दीपक भाई, बीच में पूरी तरीके से सच बोल रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, खुद पढ़ लीजिएगा। वर्बेटम तो आप जैसे होगा, मैं नहीं जानता आपके यहां पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं।
नंबर एक, जब तिलहन और दलहन की एमएसपी खत्म की गई थी तब सरकार ने सदन में लिखित रूप से एमएसपी खत्म की। तो आज अगर सरकार यह कह रही है, मोदी जी ये कह रहे हैं या भाजपा की सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, तो उन जिन चीजों की एमएसपी इन्होंने लिख करके खत्म की थी, आज लिख करके कहे ना ये लोग खत्म करेंगे लिख करके, और बात माने हम इनकी वर्बेटिम से, इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। दूसरी बात, अगर आप देखें किसान कौन है और किसान आपसे बात क्यों करना चाहता है और क्या करना चाहता है, 2 महीने से ज्यादा हो गए किसान धरने पे बैठा है, कोई आदमी उनकी सुध लेने वाला नहीं, चाहे वो पंजाब में बैठा हो, हरियाणा में बैठा हो, उत्तर प्रदेश में बैठा हो या उत्तराखंड में बैठा हो। आप देखिए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है, कांग्रेस के ऊपर आप आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना तो बताइए कि अपने साथी को, अकाली दल को आप संतुष्ट कर पाए? आप अपने किसान संघ को, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस की बॉडी है, उसको संतुष्ट कर पाए? आपने जब कानून बनाया किससे बात की? आपने उसको पब्लिक डोमेन में लाए कि नहीं लाए? आप मुझे यह बताइए, एपीएमसी एक्ट बिहार में नहीं है तो बिहार का जो क्या नाम किसान है उनके हिसाब से तो वहां पर बिल्कुल लक्ष्मी बरस जानी चाहिए थी। अगर वहां लक्ष्मी बरसी हो तो बताइए, 1800 रुपए का धान 1000 रुपए में बिक रहा है। सर 10% है वहां का ग्रोथ, रुपए की मक्की, कृषि का ग्रोथ 10% के आसपास है। अरे भाई, कृषि की ग्रोथ तो किसान ला रहा है ना सर, ला रहा है। पैसा कितना मिल रहा है? सर जब सामान बिक रहा होगा तभी तो ग्रोथ आएगी ना, वरना ग्रोथ कहां से आएगी? किसान परिवार के बेटे हैं, आपके तो नाम के पीछे चौरसिया लिखा हुआ है, आप तो कोई चीज उत्पादन कर सकते हैं ना, उसका जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपके ये आर्गुमेंट को लेकर आगे जाऊंगा। राकेश टिकैत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लेयर्स हैं उनसे 1000 और 1100 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, आपके इसी पॉइंट को आगे लेके चलूंगा। अभिषेक उपाध्याय दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या समझ पाए आप इन फार्म के कानून के बारे में, खेती के कानून के बारे में, और आपको क्या लगता है ये कृषि विरोधी है? आपका क्या मानना है? दीपक जी, जैसा मैं न्यूज में भी देख रहा हूँ और कई मेरे जानने वाले किसान भी हैं, उनसे मेरी बात हो रही है, और जो यहाँ पे किसान नेता बैठे हैं उनको भी मैंने सुना और उनको भी देख रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल जो पंजाब के किसान हैं उनको प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसमें एक दीपक जी जरा बहुत ही बारीकी पे ध्यान दीजिए इस आंदोलन में, कि कुछ ऐसे तत्व जो कि देश विरोधी हैं, जो खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, कुछ ऐसे तत्व जो सीएए का विरोध कर रहे थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। उनके नारे सुनिए आप, बिल्कुल सीएए के विरोधियों से मिलते जुलते हुए हैं। तो इसमें केवल जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसमें घुल मिल गई हैं। गरीब किसान जो है उसको पता है, जो जागरूक किसान है, कि ये किसान के फायदे के लिए ये कानून बने हैं। और आप देखेंगे इसमें कोई भी गरीब किसान नहीं है। और एक चीज पे और ध्यान दीजिए, बस आपको यही रुकना होगा अभिषेक, इतना ही वक्त है मेरे पास आपके लिए। मैं सीधे राकेश टिकैत जी के पास चलता हूं। राकेश जी, अभिषेक की बात का क्या जवाब है? क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक सेक्शन, हरियाणा का छोटा सेक्शन और पूरा पंजाब का किसान इसके खिलाफ खड़ा है? पूरे देश का क्यों नहीं? महाराष्ट्र का क्यों नहीं, जो सबसे समृद्ध किसान माना जाता है? पूरे देश में विरोध हो रहा है। जब फसलों के आधे भाव होंगे, क्या पूरे देश का किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने आएगा? आप ट्रेन चलवा दो तो दिल्ली में पूरा देश का किसान आएगा प्रदर्शन करने। क्या मध्य प्रदेश के किसान जब चना उसका 30 रुपया किलो बिकता है तो वो विरोध नहीं करेगा इसका? पूरा व्यापारी उसको लूटता है, वो विरोध नहीं करेगा? क्या तो सर व्यापारी से बचाने के लिए, बिचौलियों से बचाने के लिए तो कानून लाया गया है। टिकैत जी, बिचौलिया और आड़तिये से बचाने के लिए तो कानून लाया गया है, सीधे कंपनियों को बेच दो। ये कह रहा कि बिचौलियों ने तो ये पूरा धान लूट लिया अब की बार भी, और कंपनियां कहां है? कंपनी आ जाती ना भाई, कंपनी तो आ रही है। कानून यही तो है ना कि एमएसपी को आप लीगल राइट्स दे दो। ये लिखने में क्या दिक्कत है भारत सरकार को कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापार करेगा तो वो एमएसपी से नीचे खरीद नहीं करेगा? जो ये कंपनियां आ रही, क्या ये एमएसपी से नीचे या ऊपर खरीद करेगी? ये भी तो सरकार को कहना पड़ेगा। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, एमएसपी से नीचे देश में 90% से ज्यादा चीजें
जिसको किसान उगाता है वो एमएसपी से नीचे ही खरीदा जाता है, उनके लिए एमएसपी लागू ही नहीं होती है। प्रोडक्ट के स्तर के ऊपर और किस ढंग से उसने उगाया है उसके ऊपर उसके रेट्स का निर्धारण होता है। क्या आप मेरी बात मानते हैं कि 90% से ज्यादा चीजें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती, धान और गेहूं को छोड़ के? आप मानेंगे मेरी इस बात से? क्या ये एक फैक्ट नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा कि अच्छा, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, ये बता दीजिए। भाई भारत सरकार ने फिर उनको, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है सर 90% चीजें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, ये बता दीजिए। तो भारत सरकार फिर क्यों लिखती है अपने कागजों में एमएसपी को खत्म करे? फिर वो क्यों कहती है कि हम इतनी चीजों के फसलें देंगे, और जब पूरा पूरा आपके टीवी में हम देखते हैं कि आज इस फसल का इतना रेट बढ़ा दिया, क्यों सरकारें हवाई लूटती हैं? जब तक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में लागू नहीं होगी। सर वो दूसरी चीज है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक दूसरी चीज है, लेकिन इन 3 कानून में क्या गलत है एमएसपी के अलावा? आप बताइए ना। वो 3 कानून में गलत ये है कि एमएसपी को राइट्स देने चाहिए, इनको उसकी खरीद की गारंटी देनी चाहिए सरकार को। यह पूर्ण रूप से कानून ये गलत है। चलिए आप बताइए, सब्जी एमएसपी पे खरीदी और बेची जाती है? राकेश टिकैत जी बताइए मुझे, सब्जी एमएसपी और खरीदी बेची जाती है? उसको कंट्रोल, फल एमएसपी पर खरीदे और बेचे जाते हैं? मुझे बताइए ना, सब्जी फल एमएसपी पर खरीदे और बेचे जाते हैं? ये कह रहे हैं कि उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? ये सरकार का मतलब क्या है? फिर सरकार उसको कंट्रोल करवावे कि 1.5 रुपया किलो गाजर किसान से खरीदी और वो फिर उसको 20 रुपया किलो बेच रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करेंगे। ये अगर ये कंट्रोल नहीं करते, ये तो व्यापारियों के भरोसा छोड़ दिया इन्होंने, इसको कंट्रोल करे नहीं है। सर मेरे ख्याल से इसी के लिए कानून लाया है, इसी के लिए कानून लाया है कि इस तरह की खरीद ना हो। भाई रिलायंस फ्रेश खरीद रहा है, सीधे आपके खेत से ले जाता है ना अपने दुकान पर, आप मानेंगे? और किसान को अच्छी कीमत भी देता है। आएगा ना रिलायंस फ्रेंड्स, आएगा, वो देखेंगे जब यहाँ इसमें कोट ह्यूमर उसमें ये देंगे ना रिलायंस फ्रेंड्स के ये कितने महंगे पर उसमें बेचेंगे। ये तो जब आ रही है कंपनी, अगला कानून हो रहा है, जो 4.5 करोड़ लोग हमारे रेडी पटड़ी पे बेच के अपना गुजारा करते थे, जो किसान वहां पे खेत से अपना वहां बेचते थे, उनको भी हटाने का प्रोग्राम आ रहा है। जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, उनकी यही कंडीशन है कि रेडी पटरी से 4.5 करोड़ लोगों को हटाया जाए और मॉल में वहां पे ये पूर्ण रूप से माल बिकेगा। तो ये आ रहा है, ये तो सब लोगों को भुगतना पड़ेगा जब पूरा मामला कंपनी के हाथ में चला जाएगा। अच्छा मुझे बताइए राकेश टिकैत जी, एक आखिरी सवाल, फिर मैं पैनल के पास जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध हो रहा है? बेहतर होता आप किसानों को समझाते कि इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है, बल्कि राकेश टिकैत एक राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। खुद आपके पिताजी ने मांग की थी कि मंडियों को खोला जाए, एक ओपन बाजार बनाया जाए, उस मांग का क्या कहेंगे आप? मैं कई बयान दिखा सकता हूं उनके। बिल्कुल कहा था किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता था, वो तो यही तो सरकार ने किया है। किसान अपना माल पहले भी कहीं भी बेच सकता था, ये कहां करा सरकार ने? सरकार ने तो बड़ी कंपनियों को कह देगा आप कितना भी माल स्टोर करो। सर एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेच सकता था, कई सारी कंडीशन थी। मेरे यहाँ पे कॉटन होता है मध्य प्रदेश के निमाड़ के इलाके में, वो महाराष्ट्र में नहीं बेच सकता था, महाराष्ट्र वाला मध्य प्रदेश में नहीं बेच सकता था। कर देता हूं, वो बेच सकता था, किसान अपना माल पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी बेच सकता था। ठीक है, हरवीर सिंह जी से सब जुड़ा, लेकिन उससे पहले योगेंद्र यादव गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये योगेंद्र यादव स्वराज अभियान वाले नहीं है, ये मेरे दर्शक है। योगेंद्र बताइए, क्या समझ पाए आप इस कानून के बारे में? क्या आपको लगता है विरोध जायज है या नाजायज? आपका क्या मानना है, आपकी राय क्या है, जितना आपने पढ़ा, जितना आपने सुना, जितना आपने देखा? देखिए सर, विरोध एक नीति के तहत हो रहा है। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। विरोध एक नीति के तहत हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि अगर इस देश में इतने संगठन हैं, इतने लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी किसान हैं, क्या उन्होंने किसी किसान से इस बिल को बनाने से पहले परमिशन ली या कुछ पूछा? अगर 1-2 बार किसी किसान से पूछते कि हम इस बिल को अमेंड कर रहे हैं, इतने लोग संगठन में बैठे हुए हैं, किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से, किसी प्रवक्ता से, किसी नेता से अगर इस चीज पे सलाह ली जाती तो शायद हो सकता है ये इतना विरोध नहीं होता। ठीक है,
आप कह रहे हैं सलाह नहीं ली गई इसीलिए विरोध हुआ। सीधे आरपी सिंह साहब से चलता हूं, के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या जरूरत थी कि कोरोना काल में आए और इस तरह से आए जिसकी जिक्र खुद सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने किया कि किस हड़बड़ी में आपने इन तीनों बिलों को पास कराया है? थोड़ी विचार विमर्श कर लेते, कंसल्टेटिव कमेटी में चला जाता, देश भर के किसानों को बुला लेते, वेबसाइट पर डाल देते, किसान उस पर अपने सुझाव देते। दीपक, अभी आपने खुद बताया और मैं तो उसकी टिकैत साहब के बयान निकाल रहा था, वो खुद मांग करते हैं, किसानों के सबसे बड़ा नेता रहे टिकैत हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस पूरी बेल्ट के, वो डिमांड करते रहे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपने अभी दिखाया और मैं कहूँ तो पढ़कर सुना देता हूँ, वो तो इससे आगे जा रहे थे, हमने तो वो माना नहीं। वो तो कह रहे थे सारी मंडियां साफ कर दो, मंडियां बिल्कुल बंद कर दो। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैं कहूँ तो पढ़कर सुना तो 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहते हैं रिपील एएमसी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम और बढ़ाने की अरे सर, आपको राजपूत जी, आपने तो मंडियां साफ कर दी थी दोस्त, आपने तो मंडियां साफ कर दी थी। और दूसरी बात, अरे यार ऊंचा मत बोलो, मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूँ राजपूत जी। आपके कैप्टन साहब यहाँ पे 10 बार आए होंगे, आपके बादल मनप्रीत बादल 10 बार आए होंगे यहाँ पर सरकार के पास सलाह करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपके लोग यहाँ पर आते रहे लगातार, क्योंकि आपका चुनाव आ गया। अच्छा एक बताओ मेरे को, मोटी बात बताओ राजपूत जी। अरे अच्छा छोड़ो राजपूत जी, एक मोटी बात बताओ। कैप्टन ने कसम खाई थी गुटका साहब हाथ में पकड़कर, कैप्टन ने गुटका साहब हाथ में पकड़कर कसम खाई थी कि मैं सबसे पहला बिल पास करूंगा, 90,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ करूंगा, मुझे सेंटर से एक पैसा न मिले। मैं किसानों को गुटका साहब कसम पूरी तरीके से कि आप विषयांतर मत करो, आप किसानों की समस्या का विषयांतर मत करो। आरपी सिंह साहब, आप पाप के भागी भी बनोगे, आप श्राप के भागी भी बनोगे। किसान ठंडे पानी से नहला रहे हो आप उसको, आप उसको लाठी मार रहे हो। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुरेंद्र राजपूत और आरपी भाई दोनों को, मेरी आज मैं एक मिनट, सुरेंद्र भाई और आरपी सिंह जी, मैं दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। की बात करते थे, अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान भी है। एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आज दोनों राजनीतिक पार्टियों से बहुत कम सहानुभूति है। मैं पॉइंट से उठा रहा हूँ। आरपी सिंह साहब, आपकी गलती कि आपने एक व्यापक कंसल्टेशन नहीं किया। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जब आप सरकार में थे आप भी यही प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, ट्वीट दिखाइए 2013 वाला, 2013 का ट्वीट निकालिए। और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपको बता दूं, ये आपकी पार्टी का ट्वीट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अजब सा होता है, जब अपोजिशन में रहती है पार्टी तो कुछ अलग बात करती है, सरकार में रहती है तो कुछ अलग बात करती है। दोनों रिफॉर्म्स के लिए मिल क्यों नहीं जाते? ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ट्वीट है। इन पिक्चर्स, ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स will delist fruits and vegetables from APMC Act to lower prices। ये क्या था बताइए ना? आपके तमाम कांग्रेस शासित राज्यों ने तय किया था कि फल और सब्जियों को एपीएमसी से हटाया जाएगा। ये 2013 का आपके एआईसीसी में जितने भी आपके मुख्यमंत्री थे उन सबने डिसाइड किया था। दिख रहा है वहां पे साफ साफ, मूल्य कम करने के लिए आपको किसान का नुकसान करने के लिए। ये आपका ट्वीट है, आप जाइए टाइमलाइन पर देख सकते हैं। अरे भाई जवाब तो सुनिए। हाँ है ट्वीट हमारा, हम तो खुद ही कह रहे हैं। आप हमको यह बता दो कि तिलहन और दलहन की एमएसपी आपने माइनस की लिख दी, आपको अनाज में और सब्जियों में अंतर नहीं समझ में आ रहा। अभी सरकार कहती है, अभी इस सरकार ने किया है, कहा है कि आलू और प्याज को डी कंट्रोल किया पहले और अब उसके बाद फिर कंट्रोल करने लगे। हमने जो उस समय ट्वीट किया था सब्जियों को सस्ता करने के लिए किया था, जमाखोरों के खिलाफ किया था। आप अगर वो नहीं समझ में, आपको अनाज की प्रिक्योरमेंट, एफसीआई की प्रिक्योरमेंट नहीं समझ में आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं? सर मैं यही तो कह रहा हूं कि 90% चीजें तो एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती, इसीलिए तो आप भी ये रिफॉर्म लाना चाहते थे। मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। सर मैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं दीपक जी कि आप लोग कवर फायर मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। आपको लगता है इतने 45 मिनट के डिस्कशन में मैंने कांग्रेस कहीं बीजेपी को कवर फायर दिया? आपको क्या लगता है मैंने कवर फायर दिया सुरेंद्र सिंह राजपूत जी? आपको लगता है मैंने कवर फायर दिया? उनसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं जो आपसे पूछ रहा हूं। आपने लिखा, मेरी क्या गलती बताइए?
आप खुद मान रहे हैं, आपने लिखा। देखिए सुरेन जी सुनिए, एक बात सुन लीजिए, ये आप कांग्रेस प्रवक्ताओं की आदत हो गई है, फायर करेंगे क्योंकि इनको सच पसंद नहीं है। मैंने हर आदमी से लॉजिकल सवाल पूछा, बयान इनको याद नहीं रहते, तो मैं कुछ नहीं कहता, और लेकिन कस्में खाकर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं आपकी पार्टी ने जो लिखा उसके बारे में, तो मैं बीजेपी को कवर फायर दे रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि आप भी ये कानून लाना चाहते थे? हाँ या ना बताइए, क्या यह सच नहीं है आप भी ये कानून लाना चाहते थे? आपसे आपको अनाज में और सब्जियों में अंतर नहीं करना आता? आप तो अभी पूरे कृषक समाज को एक बता रहे थे, अभी तो आप इतना बड़ा नुकसान बता रहे थे। जब आपसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब के किसान क्यों आए तो जवाब दीजिए ना, आपकी क्या राजनीति है इसके पीछे? खत्म है। अरे आपकी क्या राजनीति है पंजाब के किसानों को लाने में? आप जो अनाज मंडियां हैं, दीपक, राजनीति बड़ी स्पष्ट है, चुनाव है अगले साल, इन्होंने वादा एक पूरा नहीं किया। हरवीर सिंह जी को लाऊंगा। हरवीर सिंह जी, अब आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ये कानून लाना चाहती थी या नहीं लाना चाहती थी, या इससे मिलता जुलता? आप मुझसे बेहतर बताएंगे, मैं तो अज्ञानी हूँ। आप बता दीजिए हरवीर सिंह जी, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था या नहीं था? हरवीर सिंह जी, बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट में सुधार था। दीपक, कांग्रेस के सवाल है कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, जिसमें आपके फल हैं, सब्जियां हैं, वो एमएसपी के दायरे में नहीं आते, और ये लगातार रहा है। अभी भी देखिए, पिछले दिनों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई कर दिया था, जो पिछली गवर्नमेंट भी थी, कि उसको एपीएमसी के बाहर कर देता, और कई राज्यों में एपीएमसी के बाहर है। और इवन मैं कहूं कि हरियाणा ने फल सब्जियों में आपका जो भावांतर योजना है उसको लागू कर कोशिश की, क्योंकि एक तो कोई भी सब्जी, कोई भी फल हमारा एमएसपी के दायरे, तो ये किसानों को प्राइस की वोलेटिलिटी का है, जिसको कोई सरकार लागू नहीं करती। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि एम एस स्वामीनाथन जी का नाम सब लोग लेकर के बुलाते हैं, मैं खुद उस बात का गवाह हूं। उन्होंने मुझे खुद बोला जो है 2006-07 के आसपास कि मेरी रिपोर्टें पढ़ी, उस पर कोई अमल ही नहीं हो रहा है। तो सरकारें कई बार जो है आयोग बना देती है दिखाने के लिए, लेकिन आयोग ने अच्छी सिफारिश कर दी तो उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया, उस पर अमल ही नहीं किया कई साल तक। तो सवाल यह है कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं कि लेकिन हरवीर सिंह जी, मेरा जो सवाल था, सुरेन सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि मैं तो गलत बयान ही कर रहा हूं, क्या इससे मिलता जुलता कानून कांग्रेस लाना चाहती थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पर? हाँ या नहीं, इतना बता दीजिए मुझे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये 10 साल से ज्यादा से कवायद चल रही है कि जो मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट लाया जाए, जो कि लिबरल हो, जो अभी मौजूदा स्थिति है उसके मुकाबले। और कांग्रेस में भी जो मार्केट से रिलेटेड जो फोर्सेज हैं, जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, उनका सारा का सारा रुख ऐसा नहीं है प्रो फार्मर हो, एंटी फार्मर, वहां पे भी लोग हैं, वहां पे भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है। लेकिन अब ये मामला जो है जहां आकर के फंसा है इसमें कानून को लेकर के, उसका जाहिर सी बात है फायदा कांग्रेस तो उठाएगी। अपोजिशन की सरकार, वो अपोजिशन में है, राज्य पंजाब में वो लोग हैं, अब एजुकेशन दिल्ली में कर गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरी समझ नहीं आता कि ये बीजेपी वाले ये क्यों कहते कि कांग्रेस ऐसा करती। अरे भाई, जो आपने किया वो भी किसान कह रहे गलत है, कांग्रेस करती तो भी कहते गलत है। आप ये क्यों कह रहे हो वो गलत करते, हमने भी वही कर दिया। आप अपना मकसद रखो ना, आप क्यों करना चाहते हो ये चीज। और दूसरी बात ये है कि तमाम सारे जो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो राकेश टिकैत भी आ गए हैं। देखिए, ये आपको अगर कोई मंडी में प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर दो। दूसरे के फार्मर अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग करता है, वो ट्रेडिंग नहीं करता। और जो सरकार के कानून है केंद्र के, वो ट्रेड क्योंकि सेंट्रल सब्जेक्ट है, सेंट्रल कानून में ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कंटेंशियस इशू है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेटेबल है, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आपको सुधार करना, आप कीजिए, जो गलत है उसको ठीक कीजिए। लेकिन दूसरा एक मैं कहूँ आपको, एक उदाहरण आपको पता होगा कि बिहार ने 2006 में एपीएमसी खत्म कर दी। बिहार में अभी चुनाव भी हो गया, सरकार बन भी गई दोबारा वही। वहां के किसानों के बेचारों की क्या स्थिति है सबको पता है। मक्का वहां पे 1765 रुपया जो है एमएसपी था, 800 रुपए में बेची, 900 रुपए में बेची। ईस्टर्न यूपी का बुरा हाल है, वहां एमएसपी मिलता ही नहीं है। तो लड़ाई इस बात की है कि जिनको मिलता है उनको डर पैदा होता है हमारा मिलना बंद हो जाएगा, जिसको नहीं मिल रहा है, अरे हमारे तो इसमें ईस्टर्न यूपी की छोड़ो तो वेस्टर्न यूपी में जो दाम लोगों को नहीं मिल रहा है एमएसपी पे। और एक और मैं इसको कंटेस्ट करता हूँ
कि जो लोग कहते हैं 6% को मिलता, बिल्कुल झूठे हैं वो लोग। आप ये बताइए कि फूड मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा है 5 करोड़ गन्ना किसान, देश में 14 करोड़ तो फूड फार्मर है, मैं उसको भी नहीं ठीक मानता। दूसरे ये है कि कम से कम 30 से 40% किसानों को एमएसपी मिलता है, उसको आप बढ़ाइएगा, बेहतर कीजिएगा एससीसी को। ये थोड़े कि आप कह के चलते कि 92% को नहीं मिलता, ये सरासर झूठ है, आई वॉश है। और जिन लोगों के पास आंकड़े ठीक नहीं है और जो ठीक से काम नहीं करते, उन मुद्दों पर जाकर के वो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, मैं हरवीर सिंह जी आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि अब आने वाले जो संकट है उसका रास्ता क्या है, और मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि रिफॉर्म की बात हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन अपोजिशन में आने के बाद जब वही रिफॉर्म होते हैं तो उसका विरोध क्यों होता है? ये बीजेपी भी करती है और ये कांग्रेस भी करती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लक्ष्मी चंद शुक्ला जी गोरखपुर से, लक्ष्मी चंद जी क्या कहेंगे फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट के बारे में, आप क्या समझ पाए अब तक? जी, इसमें जो है सरकार पूरी तरह से जो है व्यापारियों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ यह सरकार बिल्कुल नहीं खड़ी है। जहाँ तक देखा जाए व्यापारियों के लिए किसानों के जो है कम मूल्य पर उत्पाद को खरीदेंगे व्यापारी और उसका भंडारण करेंगे, किसानों के लिए एमएसपी और उसी उत्पाद को व्यापारी जो है अधिकतम मूल्य पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बेचेगा। जबकि किसानों के लिए एमएसपी और व्यापारियों के लिए एमआरपी क्यों है? जबकि यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के हित में कोई भी फैसले होने चाहिए। जबकि पूरे देश में कोरोना महामारी से गुजर रहा था पूरा देश, उसी बीच में किसानों के साथ घात करके यह अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है लक्ष्मी चंद जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट हम लगातार डिस्कशन में उठा रहे हैं कि आखिर कोरोना में इस पूरे को लाने की क्या जरूरत थी, अगर हम एक लार्जर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे तो। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक और पहलू है जिसकी सोशल मीडिया में बड़ी डिस्कशन हो रही है, एक संगठन के बारे में। कौन सा वो संगठन है, क्या सवाल उठ रहे हैं, बताऊंगा ब्रेक के बाद।